अब ये जो स्पेस बना है इस पे गोला रहेगा, देख रहे हो, यहाँ पर है, ठीक, ये इस पे रहेगा। इस प्रकार से ये पाइपिंग होता है। एक तो व्यवस्था यह देखो, अब इस गोले के ऊपर दूसरा गोला रहेगा, देख रहे हो, देख रहे हो ना, ये इस तरह का पाइपिंग है। कुछ महसूस कर रहे हो कि नहीं? नहीं, कलर चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें। ये दूसरा गोला, गोले के ऊपर गोला है, देख रहे हो। तो इसमें एक स्पेस ऐसा है जो ऊपर खाली रहता है। अब एक दूसरी पाइपिंग देखो, इसमें गोला के ऊपर ही गोला रहेगा, इसमें स्पेस ज्यादा पड़ेगा। ये स्पेस देखो, है ना ज्यादा, इसी के ऊपर गोले के ऊपर ही गोला रहेगा। तो ये जो पाइपिंग होता है, ये इसमें ये क्लोज पाइपिंग, क्लोज पैकिंग, लेकिन ये लूज पैकिंग। ये बात सर फिर दिखा रहा हूँ पैकिंग की व्यवस्थाएं सॉलिड को कैसे प्रभावित करती है। तो ये सॉलिड काफ़ी कम्पैक्ट होगा, क्लोज होने के कारण एट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फिर है ना। इसमें लूज पैकिंग होने के कारण के बीच में इंटरेक्शन कम होगा, ये आसानी से ब्रेकेबल हो गए, या ये क्रिस्टल ज़्यादा डेंस नहीं होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में। तो हमने ये जो स्पेस लैटिस की बात किया, तो पिछले क्लास में बताया गया, और स्पेस लैटिस छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसको यूनिट सेल कहते हैं, ठीक। अब आगे चलो, क्रिस्टल के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, जो तुम्हारे आपके सिलेबस में है, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, 3 लॉ है इसके। किसी क्रिस्टल के लिए 3 लॉ दिया गया। तो देखिए कौन कौन से लॉ है। लॉ ऑफ इंटरफेसियल एंगल, देयर आर 3 लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। This is given for study of character of crystalline solid, crystalline solid। which is following, जो निम्न है। पहला, लॉ ऑफ इंटरफेसियल एंगल, लॉ ऑफ इंटरफेसियल एंगल। तो इसको समझने के लिए पहले इंटरफेसियल एंगल को समझने की ज़रूरत है। तो इंटरफेसियल एंगल होता क्या है, लिख लिया हो कि नहीं इस पर आप? देखो, कोई भी क्रिस्टल जब उठाओगे, ठीक है, तो उस क्रिस्टल के फेस होंगे। फेस समझ रहे हो ना,
जैसे ये कमरा है, इसकी दीवार क्या है, फेस है। फेस माने इधर का चेहरा इसका है, ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, ऊपर वाला भी फेस है, नीचे फेस है, उधर है। तो इस दीवार में कितने, इस रेक्टेंगल में कितने फेस है, कितने फेस है बच्चों, 6 फेस है। 4 तो ऐसे हो गया, एक ऊपर दीवार हो गया, छत हो गया, नीचे प्लेन हो गया, तो कुल 6 फेस हुए ना। तो ये फेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 फेस के इंटरसेक्ट के एक जगह पर कोई एंगल बनेगा, क्योंकि ये 2 प्लेन हो गए ना, 2 प्लेन हो गए, यानी 2 लाइनें हो गई, तो 2 लाइन के बीच में कोई ना कोई एंगल आएगा ही। तो यहाँ कितना एंगल दिखाई पड़ रहा है 90 डिग्री। कंफर्म है कि वो में दम सुविधा है। तो तुम ऊपर दिखा के बेटा उसको भ्रम करने पैदा कर रहे हो। 90 डिग्री यदि कोई सॉलिड है और ये तो या तो सॉलिड है और उसके इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो सॉलिड कैसा होगा, कौन सा शेप को धारण करेगा, क्यूब। क्यूब में भी हो, क्यूब माने वर्गाकार है ना, और या क्यूबाइड, क्यूबाइड शेप है ना, क्यूबाइड माने आयताकार। तो आयताकार या वर्गाकार होगा, तो उसके इंटरफेसियल एंगल कितना होगा बेटा। तो कोई आदमी आया कहा कि साहब हमने के क्रिस्टल देखे, उसका इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री आ रहा है, बताइए वो कैसा क्रिस्टल है। तो बोला कि क्यूब शेप है, यानी कि उसकी यूनिट सेल ही क्यूब आकार की होगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूब दिखाया था ना, जिसका चारों तरफ की भुजाएं बराबर होती है, मतलब 4 नहीं 3 डायमेंशन की भुजाएं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, उसको घना क्यूब कहते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई थोड़ा बड़ा होता है, उसी के आधार पर तो तुम्हारा यूनिट सेल का आकार पता लगता है। किसी की वाई और एक्स एक्सिस बराबर होती है, किसी के एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस बराबर होते हैं, तो क्यूब यूनिट सेल हो गया, क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, किसी का रेम्बोहेड्रल हो गया, किसी का है ना आर्थोरोम्बिक हो गया, तो उसका एक्स वाई बराबर है, जेड जो है अलग हो गया, ज़्यादा लंबा हो गया तो लंबा दिखाई पड़ेगा। तुम लोग बनाते हो ना डिजाइन, आप वास्तु कला में अब क्या बनाते हो, लाइट वाला जो सब लाइट में टांगने वाला, वास्तु कला में बना के घर स्कूल में ले जाते थे कि नहीं, बना दत्ती का पन्नी लगा करके नहीं बनाए हो, तब तुम्हारे स्कूल वाले बनवाए नहीं। तो सब बनाते हैं लड़के, उसे लैंप बनाते हैं, बल्ब टांगने, उसमें क्या कहता है, वाई एक्सिस को खूब लंबा, जेड एक्सिस को खूब लंबा कर देते हैं, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, इतना बड़ा हो जाए उसमें बल्ब लगा देंगे तो लंबा से होगा, तो सब है ना, तो लाइट वाला। तो ये सब वैसी तरह वह एक यूनिट सेल होगा, यूनिट सेल वैसा पर। तो क्रिस्टलोग्राफी, अब तो तुमको समझना, इंटरफेसियल एंगल समझ में आ गया कि एवरी क्रिस्टल है द एंगल बिटवीन 2 फेस। एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब ये मत कहना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको आपने बताया था, पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव एन फिक्स एंगल between contact of 2 faces. Called interfacial angle। इंटरफेसियल एंगल, जैसे मान लो कोई है, ये क्रिस्टल देखो, ठीक है, तो इसका एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ ना,
इसको 3 डायमेंशन में देखना चाहो तो इसे देखो। ठीक है, कि तुमको ये फेस दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा बना नहीं है ये। ठीक है, जैसे समझने का प्रयास करो तो तुमको दिखाई पड़ रहा है ना फेस, बोलो। ये जो फेस है इसके बीच में जो एंगल है तुम्हारा, जैसे ये एंगल हो गया या ये एंगल हो गया, वो कांस्टेंट होता है, इसी को कहेंगे। ये क्या होगा, इंटरफेसियल एंगल। ठीक है, और किसी भी एक क्रिस्टल का, किसी भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जैसे कॉपर सल्फेट का हो गया, अलग हो गया, ठीक है, NaCl का अलग हो गया, जो भी तरह का क्रिस्टल, हर क्रिस्टल का अपना एक डेफिनिट इंटरफेसियल एंगल होता है, फिक्स होता है, चाहे उसके क्रिस्टल का शेप कुछ भी होगा। इट नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ क्रिस्टल, तिरछा हो, छोटा हो, बड़ा हो, साइज और शेप ऑफ क्रिस्टल, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द। यह इसके रिमार्केबल पॉइंट इंटरफेसियल एंगल का मैंने इसमें परिभाषा पढ़ाया, इसमें लिखेंगे कि द इंटरफेसियल एंगल ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉट is always constant, not depends on its shape or size। इसके साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता, ये चीज डिपेंड ऑन शेप और साइज। कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, लेकिन उसका इंटरफेसियल एंगल नहीं बदलेगा। इसलिए किसी भी सॉलिड को पहचानने का एक अच्छा तरीका है, यदि लिस्ट मान लो बना है कि NaCl का इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री है, तो यानी कहीं भी क्रिस्टल यदि कोई मिल जाएगा तो तुम्हें पता करके भैया ही बताइए नमक है कि नहीं। अब कोई कहेगा चख लो, तो चखने का मतलब बहुत सारा साल्ट जो है नमक होता है, और दूसरी बात कुछ हानिकारक भी साल्ट होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं। तो चखना कोई अच्छी बात मतलब मेथड नहीं है उसको। तो उसको क्या करोगे भाई, जरा इसका इंटरफेसियल एंगल देखिए विश्लेषण करके। तो यदि इंटरफेसियल एंगल 90 डिग्री आ रहा हो, चार्ट बता रहा है 90 डिग्री NaCl का बताओ, हाँ ठीक है नमक है। तो यानी कि किसी भी सॉलिड को अब एक का पैरामीटर पर मत रहो, लेकिन यह आपको हद तक समझाने में सक्सेस है कि यह पर्टिकुलर सॉलिड क्या होगा। तो हर सॉलिड का अपना इंटरफेसियल एंगल होता है, इसीलिए इंटरफेसियल एंगल किसी सॉलिड का आइडेंटिटी भी होता है, यानी कि उसकी पहचान करने का एक माप भी होता है या एक पैरामीटर। ऑल द क्रिस्टल हैव इट्स ओन इंटरफेसियल एंगल। अगला पॉइंट, इसको नंबर 1 में डाल दो। ऑल द crystalline solid have its own माने अपना इंटरफेसियल एंगल। सो इंटरफेसियल एंगल
is identity of crystalline solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होगा, पहचान भी होगा। लिख लीजिए। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ सिमेट्री। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ सिमेट्री। तो इसको जानने के लिए पहले सिमेट्री का ज्ञान होना तुम लोग को जरूरी है। ठीक है, हर जो क्रिस्टल होता है, हर प्रकार का जो क्रिस्टल होता है, जैसे NaCl का क्रिस्टल हो गया, फिटकरी का क्रिस्टल हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हो गया, जितने सॉलिड की बात मैं कर रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा हूँ। सुक्रोज का क्रिस्टल हो गया, है ना। तो ये जितने भी क्रिस्टल है, उन क्रिस्टलों के अपने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को समझ, लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ सिमेट्री में पहले यह कहता है कि किसी भी क्रिस्टल में टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का योग होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता। तो जितने जो भी सिमेट्री होंगे, जितने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के सिमेट्री होंगे, वो सब सिमेट्री फिक्स होंगे और उनका योग भी फिक्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सम माने जोड़, सम ऑफ ऑल टोटल सम ऑफ ऑल टोटल एलिमेंट, हम इसको समझा रहे हैं, घबराना मत, ऑफ सिमेट्री इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है सम। फॉर एग्जाम्पल, के तौर पर हम NaCl के क्रिस्टल की बात कर लेते हैं थोड़े से। तो एक मिनट रुको, बता रहे हैं। जैसे यह एग्जाम्पल है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक क्रिस्टल आप NaCl मान लो, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसमें टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, 3 + 6 = 9। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, क्यूबिक सिस्टम यदि तुम ले लोगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जानते हो क्या होता है? व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये क्यूब है, ठीक है। मान लो ये क्यूबिक क्रिस्टल है। अब इसको प्लेन देखना है कि इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं।
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होता है एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है जो डायगोनल चलता है, विकर्ण पर चलता है। यानी विकर्ण पर इसको ड्रा करोगे तो दो बराबर भागों में काटेगा। और एक जो होता है इसका वो होता है तुम्हारा, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर दो तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक जो होता है तुम्हारा डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो रेक्टेंगुलर का मतलब होता है जो सीधा सीधा परपेंडिकुलर, जो इसके ऊपर सीधा प्लेन डाला जाए और वो तो बराबर भाग में कट जाए। तो इसमें देखो कैसे काटोगे, कितने होंगे इसके, इसी क्यूब को कल्पना करो आप, ठीक है। तो एक तो ऐसे काटोगे सीधा सीधा वर्टिकल, ये देखो ये प्लेन ऐसे डाल दिए, डाल दिए, मतलब महसूस हो रहा है कि नहीं। जैसे एक प्लेन ऐसे डाला, एक ऐसे डाल दो, क्या है दिखाई पड़ रहा है। एक ऐसे काट दो, एक ऐसे काट दो, दो हुआ। और एक तो कैसे काटोगे, तीन तरफ पर काटो, वर्टिकल, परपेंडिकुलर और एक हाँ एक ऐसे काटो, ऐसे ग्रीन से करते रहो, ग्रीन से दिखाई पड़ेगा, ऐसे काटो। इसी से कटता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे एक ऐसे काटे, एक ऐसे काटे और एक ऐसा काट दिया, तो तीन क्या हो गया इसमें, रेक्टेंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। महसूस हो रहा है कि नहीं, बोलो भाई। तो तीन हुआ लिखा है, रेक्टेंगुलर तीन आ गया। खुशबू दो बतियाऊंगा, तीन आया कि नहीं रेक्टेंगुलर, तीनों कलर अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। तो ठीक है बेटा, तीन तो आ गया। अब डायगोनल में आ जाओ। तो डायगोनल के लिए दूसरा बना दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। बड़ा बनाया ना, तो डायगोनल पर कैसे काटोगे, ये कैसे काटो, ऐसे, ऐसे काट दो। कट रहा है कि नहीं, हाँ कट रहा है ना। एक तो ऐसे काटो, कट रहा है, डायगोनल कट रहा है कि नहीं। तो एक प्लेन में दो कटा, तो एक ऊपर वाला प्लेन में काट लो, माने ऐसे
ये तुम्हारा चला जाएगा, सपोज करो 3 एक्सिस, यदि तुम इसको मानो, यदि तुम इसको 3 एक्सिस मान रहे हो, इसको मान लो एक एक्सिस मान लो, एक एक्सिस, ये वाला जो तुम डाल रहे हो ये जब डाल रहे हो, ये किस प्लेन में डाल रहे हो, इसको x मान लो, इसको z मान लो, इसको y मान लो। तो एक तुम्हारा जो प्लेन होगा ऐसे है, चलो अच्छा ठीक है, इसको समझने का मेरा प्रयास करो कि एक एक्स, दो ठो जेड एक्स है ना, और दो ठो वाई जेड के बीच में, और एक दो ठो एक्स वाई के बीच में आएगा प्लेन। माने दो ये इस डायगोनल पर लोगे, यदि इसको एक्स मान रहे हो, इसको है ना एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस एक प्लेन में होगा, सपोज करो जेड और एक्स के बीच में है। अब एक जो एक्सिस होगा जेड और वाई के बीच में होगा, तो यहाँ से तुम कट मारोगे ऐसे और ऐसे, दो प्लेन ऐसे ले जाओगे, ठीक है, जेड और वाई प्लेन में ले जाओगे, एक अंदर और एक वाई प्लेन में। ये मान लो ये वाई प्लेन है, सॉरी जेड एक्सिस है, तो एक इस पे मारोगे और एक एक्स और वाई प्लेन में मारोगे, एक्स और वाई के डायगोनल पर जाएगा। तो इस प्रकार टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, ये प्लेन होगा ना, तो प्लेन जो होता है, जैसे ये देखो, ये प्लेन देखो, ये प्लेन हो गया, तुमने ये ड्रा किया, तो ये प्लेन ड्रा किया, ये प्लेन ड्रा किया, तो ये जो है तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो तुम वाई और एक्स और वाई एक्सिस पर ये ड्रा कर रहे हो, ये इसे ऊपर से डाल रहे हो, तुम ऊपर से कोई तिरछाई डाल रहे हो, तो एक्स वाई एक्स प्लेन पर डाल रहे हो। तो उसी प्रकार से एक्स वाई में कैसे होगा, और एक प्लेन तुम्हारा ऐसे तुम डालोगे, ऐसे डायगोनल पे तुम ले जाओगे, है कि नहीं। एक ऐसे डायगोनली में, मतलब एक ही प्लेन में डायगोनल में दो बनाओगे, और जो ये वाला बनाओगे, ये जो प्लेन बनाओगे रेक्टेंगल, एक प्लेन में एक ही डालोगे। जैसे छत है, ये एक तुम्हारा ये वाई एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, तो ये प्लेन है कि नहीं, ये दीवार एक प्लेन है ना, इसमें दो एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, हो गया। तो इस एक्सिस में एक ही प्लेन ना होगा सीधा सीधा, ठीक। तो इस प्रकार से यदि दो एक्स वाई प्लेन हो, तो इसमें दो डायगोनल बनेगा, है ना। तो एक प्लेन में दो डायगोनल होता है और एक जो है रेक्टेंगल होता है, तो 3 प्लेन हुए। एक ये वाला प्लेन हुआ, इसको वो जेड एक्सिस मान लो, तो जेड और वाई के बीच में ये प्लेन हो गया, एक एक्स और वाई के बीच में ये हो गया, और जेड और वाई के बीच में हुआ, ठीक है, और एक जेड और एक्स के बीच में हो जाएगा। तो एक्स किसको मान रहे हो, तुम इसको मान रहे हो और वो मान रहे हो, तो एक प्लेन तुम्हारा जैसे ये जेड हो गया, ठीक है, ये नीचे वाला प्लेन ले लो, नीचे वाला ले लो, तो एक्स में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो एक्स और जेड में आ जाएगा, समझ गए। तो एक प्लेन में एक ही प्लेन होगा ना, एक दो एक्सिस में, जो ये वाला जो रेक्टेंगल होगा, ये सीधा सीधा जो जाएगा, रेक्टेंगल माने कि वर्टिकल जो जाएगा, वो तुम्हारा एक प्लेन में एक ही होगा। तो ये एक प्लेन है, इस प्लेन में एक ही होगा, ऐसे डालोगे, ऐसे डालोगे, 3 प्लेन होगा, एक एक्स वाई होगा, एक वाई जेड होगा और एक एक्स जेड होगा। एक प्लेन ये जमीन वाला होगा, एक प्लेन ये वाला होगा, एक प्लेन ये वाला होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो 3 प्लेन होगा, तो 3 रेक्टेंगल होगा, और डायगोनल कितना होगा, डायगोनल में 2 आ जाएंगे। जैसे ये मान लो कि तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, खड़ा खड़ा ऐसे से, इससे भी प्लेन है, इधर भी तो होगा, डब्बा बनाओगे, दूसरा पीछे वाला है कि नहीं एक्स वाई, तो उसके डायगोनल में खींचोगे, इसे कर से मारोगे तिरछा, और ये किसे मारोगे, तो एक प्लेन में 2 डायगोनल होता है। तो टोटल कितने प्लेन हैं, 3 प्लेन हैं, 3 तरह के प्लेन है ना, एक एक्स वाई, एक ठीक, एक नीचे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक नीचे, ठीक है। तो 3 प्लेन होंगे, तो इसलिए 6 डायगोनल कितने होंगे, 6। इतना समझाने के बाद क्लियर हो गया, खुशी था पा, समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो भाई।
बोलो मुंह से, बोलो मुंह से। तुमको ये कमरा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, कि वो नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिख रहा है कमरा? तो ये कमरे में 3 एक्सिस बनाओ। ये जो है ऊपर मान लो जेड एक्सिस, खड़े खड़े जेड, इसको ले लो वाई और इसको एक्स, तीनों अलग अलग डायमेंशन है कि नहीं है? ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन होगा एक्स के बीच और जेड के बीच में होगा कि नहीं वाला प्लेन? तो ऐसा ही तो उधर वाला भी होगा, सामने वाला होगा कि नहीं? अच्छा, फिर ये वाला प्लेन लो, तो ये वाला प्लेन ये जेड होगा, ये वाई होगा, तो जेड वाई के बीच का है कि नहीं? और ज़मीन वाला ले लो, जैसा ये वैसा ये होगा, ये भी जेड वाई के बीच में होगा। अरे भाई इधर जा रहा तो वाई एक्सिस में जा रही हो ना, थोड़ा दिमाग को थोड़ा दौड़ाओ भाई। और एक ज़मीन वाला हो गया, तो ज़मीन और छत वाला, तो इसका जो एक्सिस कौन सा होगा? एक्स हो गया और ऐसे वाई हो गया। एक्सा वाई प्लेन ना हुआ तो 3 प्लेन हुए, 3 प्लेन इसका अपोजिट हो गया वो प्लेन। तो 3 प्लेन में यदि तुम वर्टिकल काटोगे तो इतना बार में काट पाओगे, लेकिन डायगोनल काटोगे तो एक ऐसे दे जाओगे और वर्टिकल में दीवार गिरेगी तो सीधे सीधे गिरेगी। बात समझ में आया? तो जब प्लेन होगा वर्टिकली उस पर डालोगे तो एक बार ऐसे दीवार गिरा दो, एक प्लेन ये हो गया जो इसको 2 बराबर भाग में काटेगा, एक ऊपर से गिराओ जो इसको 2 बराबर भाग में काटेगा, और एक ऐसे गिरा दो, तो 3 ठो वर्टिकल हुआ। तो 3 वर्टिकल माने रेक्टेंगल कितने हुए? 3 हुए। एक प्लेन से रेक्टेंगल 3 ही बन सकता है, एक प्लेन से एक ही बन सकता है, तो 3 प्लेन है 3 बनेगा। अब डायगोनल क्या होगा कि एक प्लेन, जैसे मान लो ये सपोज करो कि एक्स वाई ही मान लो भाई, एक्स वाई ये भी एक्स वाई, तो दोनों के बीच में इधर डायगोनल यदि खींचोगी तो 2 ठो डायगोनल नहीं खींच सकते हो। तो एक प्लेन में 2 डायगोनल होता है और एक रेक्टेंगल होता है। तो 3 प्लेन है तो 3 रेक्टेंगल होगा, 6 ठो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी हुई बेटा? ऐसे समझा जाता है, समझे? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री माने एक ऐसा प्लेन जो उसको 2 बराबर भागों में काट सकता है। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला हो जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री माने कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो 360 डिग्री घुमाने पर उसको सेम अपीयरेंस दिखाती है। जैसे क्यूब बना रहा हूँ, तुम लोग खुले महसूस करोगे। ये क्यूब है और एक एक्सिस हमने इस पर डाल दिया, एक्सिस दिखाई पड़ रहा है और इसको हमने घुमा दिया। अब ये घूम रहा है तो तुमको सेम अपीयरेंस कितनी बार दिखाई पड़ेगा? एक डब्बा लेके इसे घुमा 4 बार, उसका फेस दिखाई पड़ेगा कि नहीं? तो ये इसको कहते हैं सी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को CN कहते हैं। CN, n की वैल्यू जितना होगा उतने फोल्ड होगा। तो इसमें ये 4 फोल्ड है, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको कहेंगे। इसमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होगा बताओ, सोच के बताओ। नहीं क्लियर हो पा रहा है? 3, 4, 6 3 प्लेन है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 3 प्लेन है ना। एक प्लेन ऐसा में जाएगा प्यारे बच्चों, ऐसा में जाएगा, और एक तीसरा प्लेन कैसा है बेटा? प्यारे मेरे बच्चों, मेरे वाले हो, एक तो ऐसा बेटा भेजो, ऐसे भेजो, एक तो ऐसे भेज दिए, ऐसे पार हो गया, एक तो ऐसे भेजो, हाँ ऐसे भेजो, जाने दो ऐसे। 3 प्लेन है तो 3 से भेजोगे ना। जैसे ये कमरा भी देखो,
एक एक्सिस ऐसे नचाओ, ये दीवार के सहारे नचाओ, इसे सलाखा लगा दो इसे, और वहाँ से बैठ के आगे से घुमाओ। तो 4 बार 4 राउंड ऐसे बोलेगा कि 1 2 3 4 सेमी अपीयरेंस ऐसे घुमा रहे हैं। एक बार ऊपर से घुमाओ डाल करके, उस प्लेन से डालो, वो प्लेन है ये वाला प्लेन, ज़मीन वाला प्लेन। 4 बार ऐसे 4 राउंड घूमेगा, ठीक है। ये हो गया, दूसरा प्लेन हो गया। तीसरा कौन सा प्लेन बच रहा है? ये वाला प्लेन, ये वाला बच रहा है कि नहीं? उधर से मिलाओ। तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कै बार आया? 3। तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेरे प्यारे बच्चों कितनी हुई? 3 हुई। C4 3 हुआ। ये वाला रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। C4 3, C4 3 आ गई। अब आओ C3 पर आओ, इसमें C3 भी पाया जाता है। C3 कैसे दिखाई पड़ेगा? C3 इसके डायगोनल पर पकड़ो, तो बना रहे हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि बड़ा दिमाग लगवा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? बेटा ये पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट को दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हलवा नहीं है जुलाजी पाटनी, मछली का चित्र बनाओ। पौधा बना दिए, हो गया। सोचना पड़ेगा। डायगोनल, चलो डायगोनल का मतलब ये कोना ले लिए, ये कोना घुमाओ बेटा। ऐसे घुमाओगे इसे पकड़ करके, तो सेम अपीयरेंस तुम्हें कब बार दिखाई पड़ेगा? डायगोनल ऐसे ही कमरे को 2 बार ऐसे तिरछा करके घुमाओगे 360 डिग्री, तो बताओ कई बार तुम्हें सेम अपीयरेंस दिखाई पड़ेगा? बोलो। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल रहा है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल रहा है। देखो ये जो डायगोनल से जो जाता है लाइन, एक डायगोनल तुम्हारा यहाँ चला जाएगा, एक डायगोनल जो है तुम्हारा ये यहाँ से शुरू करोगे तो कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा। मतलब ठीक इसके अपोजिट में होना चाहिए। एक इधर वाला छोर होगा, तो यहाँ वाला छोर होगा, बाहर वाला, ठीक है। तो ये भी C3 होगा। C3 एक्सिस आएगा, 3 फेस दिखाई पड़ेगा। तो 2 हो गए डायगोनल, और ये अब कितने डायगोनल बन रहे हैं इसमें? 4। एक यहाँ से भी चला जाएगा तुम्हारा, यहाँ से लोगे अभी ये बता दे तो ठीक। ये है आपका, ये 4 है ना, इसका जो है काना अपोजिट कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा, ये हो जाएगा, समझ रहे हो? और एक इसका भी पड़ेगा। ये कहाँ से जाएगा? जैसे ये कार्नर हो गया, और ये कार्नर ये हो गया, ये एक इस प्लेन एक फेस से ये दो भैया गया, एक ये गया, ठीक, और एक ये हो गया, और इस फेस इसका इस प्लेन से, मतलब इस प्लेन को समझो। जैसे एक बार ये कार्नर से गया, ठीक, एक डायगोनल यहाँ से गया, यहाँ से, और वहाँ गया, फिर वहाँ से वहाँ गया, 2 हो गया। अब इस फेस से लो, इस फेस से लोगे तो एक ऐसे जाएगा, ठीक है, और एक वहाँ से ऐसे आएगा,
तो एक इस फेस से लेंगे और एक दो फेस से लेंगे, तो टोटल हमको कितने C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। तो C3 जो है हमको यहाँ पर 4 मिल रहा है। और एक तीसरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। C2 देखो कैसे मिलता है, ऐसे मिलाओगे, ये चीज़ मिलाओगे। आज जाके प्रैक्टिस करो, इसको कोई क्यूब लो तो क्यूब समझ, ये यहाँ से पकड़ना है, इसके एज से। ये जो है तुम्हारा डायगोनल है ना, डायगोनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये प्लेन से आएगा, प्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कर लो, और ये डायगोनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कर लो। और एक फेस, ये जो फेस देख रहे हो ना, जैसे इधर का फेस पकड़ो, इधर का फेस पकड़ो। फेस मतलब ये इसका वर्टेक्स, अरे सॉरी, ये वर्टेक्स है, कोना है, और इसका एज से एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एज से मतलब जैसे ये कोना पकड़ो और वो कोना पकड़ो, ऐसे डायगोनल पर जाने दो इसको। एज है, इसमें कार्नर पकड़ते ये है, समझ रहे हैं? डायगोनल माने इसको एज लिखे ना, इसको वर्टेक्स समझते हो ना, कार्नर टू कार्नर, इसको एज टू एज। एज मतलब समझो किनारा, यहाँ किनारा पकड़ो, इसका अपोजिट कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा ना, उसके नीचे। उब रहा है, तुम दिमाग नहीं लगाने की जगह पर हमको परेशान कर रहे हो। वहाँ पकड़ो, वहाँ जाएगा। जब इसको घुमाओगे तो इसमें दुइये फेस दिखाई पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से इस फेस से बेटा, मेरे प्यारे बेटा, यहाँ से पकड़ोगे, इसे ले जाओ, ठीक है? एज अपोजिट, एज जानते हो कि नहीं? जानते हो ना? किनारा, एक किनारा ही पकड़ोगे, एक किनारा उसका अपोजिट पकड़ोगे, तो ये इसको जब घुमाओगे ना पकड़ करके, तो तुम्हें दो फोल्ड में दो फेस दिखाई पड़ेगा। ये कौन सा होगा? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक? तो कितने एज होंगे? एक तो ई एज होगा, एक तो वो वाला एज पकड़ोगे, ठीक है? 2 हो जाएगा, 2 इस फेस पर होगा, 2 इस फेस पर होगा, और 2 इधर से होगा। 3 फेस है ना, 2 ऐसे जाएगा, एक ऐसे, एक नीचे से वैसे ले जाओगे, एक ऊपर से, एक नीचे से। एक ये हो गया इसका, एक इधर वाले से चलो, एक वहाँ से बीच से ऐसे ले जाओगे, एक ऊपर ले जाओगे, तो 4 हुआ। एक नीचे वाले से ले जाओ, नीचे वाले से ऊपर, ठीक है? छत वाला, छत टू फ्लोर, ऐसे, और फिर ऐसे। तो कुल कितना C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुए? 6 हुआ ना? तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हुए हैं? 6 हुए। ये कौन सा है? एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको कर लो, इसको डायगोनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कर लो, इसको प्लेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कर लो। तो ये C4 है, तीन बार ये दिखाएगा, 3 ठो है। ये C3 वाला 4 ठो है, और C2 वाला 6 है। तो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कितना होगा? जोड़ो, छः 4 10 3 13। सो इन क्यूबिक क्रिस्टल टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बराबर 4 + 3 और प्लस बराबर 13। हमारे बच्चों समझ में आ गया कि नहीं? बोलो। आज आकर प्रैक्टिस कर डालना, नहीं आगे लेके आना कल डब्बा, और बता देंगे। अब आ जाओ सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा सेंटर CNTER ऑफ सिमेट्री।
प्यारे मेरे बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब बीच में, जैसे ये क्यूब है, उधरो जाओ तो वही दिखाई पड़े, इधरो जाओ तो, अब उधर एक तरफ गए तो दिखाई पड़ा, दूसरी तरफ गए तो दिखाई, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। हाँ, संतरा या कोई एप्पल देखो, कोई फल देखो, जैसे ये फल है, ये फल, सुनो, तुमने यहाँ सेंटर मान लिया, हाँ, तो मान लो क्रिस्टल ऐसा, इधर गए, ठीक है, इधर गए, ये प्लस एक्स हुआ, ये माइनस एक्स, जितना ही गए इधर उतना सेम एपियरेंस, लेकिन बेटा तुम जाओ वाई में जाओ, यह वाई में गए, इधर वाई में गए, उतना दूरी पर इधर मिल गया तुमको कुछ अलग आकार, यहाँ मिला कुछ अलग आकार मिलेगा, ठीक है। यहाँ मान लो कि यहाँ ऐसा ही मान लो भाई, यहाँ है ना, सेम एपियरेंस नॉट सेम एपियरेंस, इसमें सेम एपियरेंस नहीं है, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो गया। माने कि उस पॉइंट से उस क्रिस्टल में किसी भी डायरेक्शन में जाए तो सेम एपियरेंस दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन सेम एपियरेंस नहीं दिखाई नहीं पड़ता है, जैसा है ये इधर है या नहीं है, समझ गए। लेकिन गोला होगा तो चाहे इधर बेटा जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे माइनस एक्स जाओ, चाहे प्लस वाई जाओ, चाहे माइनस वाई जाओ, किसी भी तरफ जाओ सर्कल में, सेम रेडियस, सेम दूरी पर, सेम पॉइंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री बेटा क्या हुआ? प्रेजेंट हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? इसका सेंटर में लाओ, गोला बनाओ, गोला 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 है कि नहीं है? दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है? हाँ बोलो खुशी। ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये वाई पर गई थी, यहाँ गई प्लस वाई, नीचे आओ, नीचे 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 आओ बेटी, आओ 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 आओ, माइनस वाई, सेम फेस वही मिला, इधर चलो प्लस एक्स में आओ, सेम फेस मिला, माइनस एक्स में। बेटा तुम उधर जाओगे तो उधर दीवालों पाओगे, इधर जाओगे तो दीवालें पाओगे, इधर जाओगे तो भी दीवार पाओगे, उधर जाओगे, यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, सेम डिस्टेंस पर। अब वो लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कैसे? हाँ है सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम होगा, उसमें लंबाई से नहीं लेना देना, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। लेकिन एक बात है कि क्रिस्टल में आई कैन थिंक ओके सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यानी कि इसको उस सेंटर से है ना, सेंटर से सेम एपियरेंस होता है तो उसको कहते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो वहाँ डायरेक्शन में और भी क्रिस्टल देखा जाएगा तो उसमें मालूम हो जाएगा, जैसे क्यूब में होता है, क्यूब में तो दिखाई पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और किसी भी क्रिस्टल में एक ही सेंटर होगा, 10 तो सेंटर होगा नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा यदि प्रेजेंट है तो 1 होगा, और या तो 0 होगा या 1 होगा, बस यही दो संख्या, नहीं आएगा तो 0 है तो 1। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना है प्यारे बच्चों? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम सेंटर ऑफ सिमेट्री प्यारे बच्चों 1 होता है। हो गया? नाउ टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री
इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। कितना हुआ प्यारे बच्चों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना था? बोलो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना था? 13। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना था? कितना था? क्या लिखती है? बैठ गए यहाँ खाली कहानी सुन रही हो ना? वो तो तुम्हें बताना चाहिए ना, तब कहाँ कहानी की तरफ क्यों सुन रही हो? सेंटर ऑफ सिमेट्री कितना था? 0 1। जोड़ो बेटा, कितना हुआ? हाँ, 23 हो गया। टोटल एलिमेंट सिमेट्री 23 होता है। यानी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 13 टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है। या यदि किसी ऐसा क्रिस्टल मिल जाए जिसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की संख्या टोटल 13 23 आ रहा है, तो कौन सा क्रिस्टल होगा? क्यूबिक क्रिस्टल होगा। समझ गए? ये पहचान आइडेंटिटी का। सॉलिड स्टेट में यदि क्यूबिक क्रिस्टल है, सिस्टम है, तो उसमें टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 23 आएगा, नहीं तो वो नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ गए? तो इस प्रकार ये इसको कहते हैं कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, इसी थ्योरी कहते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया? अब दूसरा क्रिस्टल, अब यदि 23 के बजाय 22 हुआ बेटा, इसका मतलब वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम नहीं दूसरा। तो हर क्रिस्टल सिस्टम का अपना टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, जो कांस्टेंट होती है, जो उसकी आइडेंटिटी होती है। तो यही बात जो सो एवरी क्रिस्टल सिस्टम है फिक्स टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री which is constant. This is law of constancy of symmetry in crystallography। माने ग्राफी का मतलब होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी। क्रिस्टलोग्राफी का मतलब हो गया, हम वो लिख दिए, समझे? दीप्ति, समझ में आया? तो ये नियम समझ में आ गया कि किसी भी क्रिस्टल में टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कांस्टेंट होती है। ये कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल सिमेट्री है। तो आज हम यही बंद करेंगे, नंबर देना है। देखो सूचना भी आ गया है। फिर अगले दिन, आज कल देखो दोनों मीटिंग ड्यूटी हमारा है, तो कल मैं सोच रहा हूँ 12 बजे छूटूंगा, तो तुम लोग 12:30 तुम लोग 12:15 बजे आओ, 12:15 से पढ़ा देंगे और फिर दूसरा मीटिंग में हम चले जाएंगे, तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। अरे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? तुमको पढ़ा रहे हैं ना? तुम तो नहीं भगा नहीं ना रहे हैं? भरा तुम्हें कुछ जानकारी हुआ कि नहीं हुआ? बेटा आप नहीं पढ़ोगे तब वो लाभ क्रिस्टलोग्राफी वाला तुम आएगा क्वेश्चन तो कर दोगे ऑब्जेक्टिव। थैंक यू बच्चों। बोलो जी, रिकॉर्ड हो रहा है।